से हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। तो बहुपद के बारे में अब हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो पूरा सिलेबस है 10 की गणित पूरी इस चैनल पे पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए आज हम लोग जानते हैं बहुपद के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बहुपद होता क्या है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट चीज़ है बहुपद। बहुपद करते किसे हैं? तो बहुपद जैसे मान लीजिए कोई चीज़ इस तरह से लिखा गया है ए नॉट प्लस A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस AN एक्स पावर n। ठीक है। तो जो बहुपद होता है कुछ इस रूप का होता है A0 A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 AN एक्स पावर n है। ठीक, जहाँ पर जो AN है, n एक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए मतलब वो पूर्णांक होना चाहिए और उसके बाद माइनस में ना हो, मतलब ऋण पूर्णांक ना हो। 0 रहेगा या फिर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। और इसकी जो भी चर रहेगी, मान लीजिए जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा गया है, तो इसे हमें चेक करना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो जो चर रहेगा उसकी घात तो हम देखेंगे। तो इसकी घात क्या है? यहाँ पर 2 है, जो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है। अतः एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक बहुपद होगा। फिर इसी तरह अगला देखते हैं। यहाँ पर 3x पावर 3 और प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। फिर इसे चेक करना है हमें कि ये बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पर पहली चीज़ क्या चेक करना होगा कि इसमें एक चर आ रहा है, बस खाली केवल x आ रहा है। फिर इसके बाद दूसरी जो चर है उसकी जो भी जितनी भी घात रहेंगी सभी घातें क्या रहेंगी? एक ऋणात्मक पूर्णांक रहेंगी। मतलब माइनस के अलावा जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं और 0 होता है वो, उसके अलावा और कुछ ना हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक a ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब माइनस में नहीं है, प्लस वाला पूर्णांक है। फिर उसके बाद ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर भी एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः ये क्या है? बहुपद है। ठीक। फिर इसी तरह अगर यहाँ पर देखेंगे तो x/3 लिखा गया है प्लस एक्स स्क्वायर लिखा गया है। इसे चेक करना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो फिर से यही काम करना है। यहाँ पर एक चर है x और x है, तो फिर x की घात चेक करना होगा। तो यहाँ पर x की घात कितनी है? 1 है और यहाँ पर x की घात 2 है, मतलब जो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है। अतः ये भी क्या है? बहुपद है। फिर इस तरह अगर लिखा गया है कहीं 1/x और प्लस 4x प्लस 1 लिखा गया है। ठीक है। फिर इसे हमें पता करना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो आइए देखेंगे। यहाँ पर जो ये हमारा चर है, ये चर कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो जब इस चर को हम ऊपर ले जाएंगे तो जो इसकी घात रहेगी वो घात किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी, मतलब ऋणात्मक हो जाएगी। फिर प्लस 4x इसी तरह रहेगा, प्लस 1 रहेगा। तो यहाँ पर जितने भी चर हैं उस चरों की घात क्या रहनी चाहिए? एक ऋणात्मक पूर्णांक रहनी चाहिए। तो ये देखें हम यहाँ पर जो x की घात है वो एक ऋणात्मक पूर्णांक है, परंतु यहाँ पर एक ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, जो कि क्या हो गया है? एक ऋण पूर्णांक हो गया है। अतः यह एक बहुपद नहीं है, मतलब ये वाला बहुपद नहीं है। ठीक, आई थिंक इतना क्लियर होगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर है अपान एक्स है प्लस 5x है माइनस 6 है। अब हमें इसे चेक करना है कि एक बहुपद है कि नहीं है। तो आइए देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ एक्स आ रहा है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, मतलब भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स 2 बार आ रहा है तो 1 ही बचेगा और उसके बाद यहाँ से कटेगा तो 1। तो ऊपर क्या बच गया? x प्लस 5x प्लस 6। फिर इसे थोड़ा से और सरल कर लेंगे तो यहाँ 1x और इसके बाद यहाँ पर 5x, तो कितने x हो जाएंगे? पूरे 6x प्लस 6। अतः यह भी एक क्या है? बहुपद है। तो अब हम लोगों को बहुपद पहचानना होगा कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, उसे हम क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। एक क्वेश्चन और इस पर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कड़ी में x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5। क्या यह बहुपद है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर कड़ी में x है तो x इसी तरह रहेगा। कड़ी को जो घात में चेंज करते हैं तो क्या आता है? 1/2। मतलब यहाँ पर कड़ी आ रहा है, इस कड़ी को घात में चेंज करना होगा तो क्या लगाएंगे? 1/2 लगाएंगे। तो फिर प्लस
इसको ऐसे ही लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से -5 आ जाएगा। ठीक, तो बहुपद चेक करने के लिए कुछ स्थितियाँ होती हैं। पहला स्थिति ये होती है कि जो भी बहुपद हो उसकी जो घात हो एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, मतलब एक पूर्णांक हो। यहाँ पर ऋणात्मक तो ये संख्या है परंतु पूर्णांक नहीं है, मतलब यहाँ पर 1/2 आ रहा है, तो 1/2 एक पूर्णांक नहीं है, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर एक ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, परंतु ये ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन सभी जो चर रहते हैं सभी की घात जो रहनी चाहिए वो एक ऋणात्मक पूर्णांक रहनी चाहिए। अगर ऐसा है तभी बहुपद है, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो यहाँ से ए भी बहुपद नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद ए भी बहुपद नहीं है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार। तो आइए देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो पहला आता है पद के आधार पे। पद के आधार पर, ठीक, तो पद के आधार पर बहुपद के 3 भेद होते हैं। पहला होता है एक पदी बहुपद, दूसरा होता है द्विपदी, तीसरा होता है त्रिपदी। ठीक, और उसके बाद 3 से ज़्यादा पद आते हैं तब उसे हम बहुपदी बहुपद कहते हैं। तो पहला इसमें देखिए, यहाँ पर आ रहा है एक पदी बहुपद। ठीक, एक पदी बहुपद किसे कहेंगे? तो देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे हम क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। तो इसमें कितना पद रहना चाहिए? केवल एक पद हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। ठीक, तो देखिए इसका एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 7x²। ठीक है, तो यहाँ पर 7x² लिखा गया है, तो 7x² क्या है? अकेला है, मतलब एक पद है, बस केवल एक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। इसी तरह अगर कहीं लिखा गया है -3y, तो यहाँ पर भी एक पद है, तो ए भी क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद। फिर कहीं लिखा गया है z⁴, तो यहाँ पर भी एक पद है, तो ए भी क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल कितने हो? एक पद हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। अब जैसे देख लीजिए, यहाँ पर 3x लिखा गया है, गुणे 2 लिखा गया है, तो ये भी एक पदी ही बहुपद है। इसे हम हल कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6x। तो इसमें कितने पद हैं? केवल एक पद है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद। फिर उसके बाद x/3 लिखा गया है, तो ये भी एक क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें केवल कितने पद हो? एक पद हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद कहेंगे। फिर इसके बाद अगला देखते हैं, अगला आता है द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद, ठीक है, तो इसे देखेंगे। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, मतलब द्विपदी बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। तो इसमें कितने पद रहेंगे? केवल 2 पद हो, केवल 2 पद हो, तो क्या कहलाएगा? द्विपदी बहुपद कहलाएगा। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर x है +3, ठीक, तो एक द्विपदी बहुपद कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक पद a है और एक पद a है, अतः ये क्या कहलाएगा? एक द्विपदी बहुपद कहलाएगा। फिर इसी तरह कहीं लिखा गया है 4x-3, इसमें भी एक पद और फिर उसके बाद इधर एक पद, तो कुल मिलाकर कितने पद हैं? द्विपद हैं, अतः ए भी एक द्विपदी बहुपद कहलाएगा। मतलब हमें पद कैसे अलग मिल रहे हैं? तो यहाँ अगर बीच में प्लस का साइन आ जाए या फिर माइनस का साइन आ जाए तो वहाँ से पदों को अलग किया जा सकता है, परंतु अगर गुणा का साइन आ जाए या फिर भाग का साइन आ जाए तो वो पद एक ही कहलाते हैं। तो यहाँ से x² - 9 लिखा गया है, तो ए भी क्या है? एक द्विपदी बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर एक पद a है, एक पद a है, अर्थात ए भी क्या है? एक द्विपदी बहुपद है। फिर इसी तरह x⁴ लिख दिया गया, 4x × 3, ठीक। अब इसे बताना है हमें कि ये द्विपदी है कि नहीं, तो यह एक द्विपदी ही बहुपद है। एक पद इधर है, फिर उसके बाद ये सभी एक पद कहलाएंगे। यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा है, इस चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों पद अलग अलग नहीं है, दोनों पद एक ही है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो x⁴
4 आएगा, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 4 3 12 एक्स। अतः यहाँ पर एक पद, तो ए भी एक क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद। आई थिंक क्लियर होगा इतना। फिर उसके बाद अगला देखते हैं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, तो त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें पद की संख्या 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। ठीक, आसान टॉपिक है। तो यहाँ से x² + 5x - 6, तो यह भी एक त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर एक पद, फिर यहाँ एक पद, तो एक पद, दो पद, तीन पद, तो इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। अतः यह एक क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पर लिखा गया है 7y³ - 5y² + 3 लिखा गया है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, एक त्रिपदी बहुपद, क्योंकि यहाँ पर एक पद है, फिर यहाँ पर दूसरा पद, यहाँ पर तीसरा पद, तो इसमें कितने पद है, 3 पद है, अर्थात ये भी क्या कहलाएगा, एक त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। फिर इसी तरह अगर कहीं लिखा गया है x + 2 तो इसे हमें बताना होगा कि एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है। तो देखिए यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर के रूप में है, तो वही फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है a², मतलब फर्स्ट का स्क्वायर प्लस b², सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई b आ जाएगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो x² और प्लस यहाँ से 4 आएगा, प्लस यहाँ से क्या आएगा, 4x आएगा। तो इसमें भी कितने पद हैं, 1 2 3, तो इसमें भी 3 पद आ रहे हैं x + 2 के होल स्क्वायर में, तो अतः ये भी एक क्या है, त्रिपदी बहुपद है। ठीक, तो ये बहुपद के प्रकार थे पदों के आधार पे। फिर अगला आता है बहुपद के प्रकार घात के आधार पे। तो देखिए बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। ठीक, तो पहला आता है इसमें रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक, उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि बहुपद की घात कैसे पता की जाती है। तो देखिए यहाँ पर बहुपद की घात, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x² + 5x + 3 लिखा गया है, तो यह एक बहुपद है। और इस बहुपद की घात क्या है वो पता करने के लिए इसमें हम चरों को देखते हैं। चर की जो अधिकतम घात रहेगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ पर x यही चर है, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है। तो यहाँ पर जो चर की अधिकतम घात रहती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। फिर इसी तरह एक एग्जांपल और लिखे हैं, x + 3 लिखा गया है, तो यहाँ पर चर की जो अधिकतम घात रहेगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ पर चर एक ही है x, और उसकी अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो अतः यह भी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है, 1 है। ठीक, तो पहला आता है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद है जिसमें चर की ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। तो देखिए रैखिक बहुपद का एग्जांपल जैसे लिखा गया है x + 5, तो हमें ये पता करना है कि ये रैखिक बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात दिखी जाएगी, अगर 1 होगा तो एक रैखिक बहुपद होगा। तो यहाँ पर x की घात क्या है, 1 है, तो ये क्या होगा, एक रैखिक बहुपद होगा। फिर इसी तरह कहीं लिखा गया है 7x - 3, तो यहाँ पर भी चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो अतः ये भी एक क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। चर एक सा आ रहा है और उसकी अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक रैखिक बहुपद कहलाएगा। फिर इसी तरह y कहीं लिखा गया है, तो ये भी एक बहुपद है और इसकी अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक रैखिक बहुपद कहलाएगा। फिर इसी तरह 7x² + 5x + 6 लिखा गया है, फिर ये रैखिक बहुपद कहलाएगा कि नहीं, तो इसे चेक करने के लिए चर x है और चर की अधिकतम घात देखी जाती है। तो यहाँ पर घात 1 है तो अधिकतम घात 2 हो जाएगी, क्योंकि एक घात 1 है, एक 2 है, जिसमें से 2 क्या है, बड़ा है, अतः ये अधिकतम घात हो जाएगी। तो इस बहुपद की अधिकतम घात 2 है, अतः एक रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। द्विघाती बहुपद, तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद
ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, वो क्या कहलाएगा, एक द्विघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। जैसे कि x² + 7 लिखा गया है, तो यहाँ पर बहुपद के अधिकतम जो चर है उसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो अतः ये क्या कहलाएगा, एक द्विघाती बहुपद कहलाएगा। फिर इसी तरह 2y² + 5y + 3 लिखा गया है, तो हमें ये बताना है कि ये द्विघाती बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे चर की घात 1 है और यहाँ पर चर की घात 2 है। फिर अधिकतम चर की घात कितनी है, तो अधिकतम चर की घात 2 है, अतः ये भी एक क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। फिर इसी तरह कहीं लिखा गया है 5z² - 9 लिखा गया है। फिर इसे बताना है हमें कि ये द्विघाती बहुपद है कि नहीं। तो चर की अधिकतम घात देखनी है, तो z चर है, तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, अतः ये भी क्या है, एक द्विघाती बहुपद है। फिर इसी तरह कहीं लिखा गया है 4x² - 4x², इसे हमें बताना है कि ये द्विघाती बहुपद है कि नहीं। तो फिर वही देखना है, चर की अधिकतम घात 2, तो चर x है, उसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक द्विघाती बहुपद। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे इसी से। फिर उसके बाद अगला आता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, तो त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, वह एक क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो आइए देखें यहाँ पर x³ + 7x² + 3x - 7, तो यहाँ पर जो चर है x है, यहाँ पर x की घात 3 है और यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, जिसमें से अधिकतम घात क्या है, 3 है। अतः इस बहुपद की अधिकतम घात 3 है और इस बहुपद की घात 3 है, अतः ये क्या कहलाएगा, एक त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। फिर इसी तरह कहीं लिखा गया है 7x³ - 9 लिखा गया है, तो ये भी एक बहुपद है। अब हमें पता करना है कि त्रिघाती बहुपद है कि नहीं। तो जो x है वो चर है और चर की अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो अतः ये भी एक क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। फिर इसी तरह लिखा गया है y³ - 1, हमें ये बताना है कि ये त्रिघाती बहुपद है कि नहीं। तो इस बहुपद में चर की घात कितनी है, 3 है अधिकतम घात, तो अतः ये भी एक क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। फिर इसी तरह एक और आता है चतुर्थघाती चतुर्थघाती बहुपद। तो चतुर्थघाती बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 4 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 4 हो, वो एक क्या कहलाएगा, चतुर्थघाती बहुपद। तो वो देखिए यहाँ पर x⁴ है + 3x³ है + 7x है -9 है। अब हमें इसे बताना है कि चतुर्थघाती बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चर एक x है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर घात 4 है, तो अधिकतम घात क्या है, 4 है। अधिकतम मतलब बड़ी घात क्या है, 4 है, तो अतः यह एक बहुपद क्या कहलाएगा, चतुर्थघाती बहुपद कहलाएगा। फिर इसी तरह कहीं लिखा गया है 7x⁴, ऐसे लिखा गया है 3y⁴ + 3y और -7, ये हमें बताना है कि ये भी चतुर्थघाती बहुपद है। तो हाँ, चतुर्थघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें चर y है, यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 4 है, तो अधिकतम घात इसकी कितनी है, 4 है, अतः ये भी क्या कहलाएगा, चतुर्थघाती बहुपद। ठीक, अब हम लोग प्रश्नावली 2A की सवालों को देखेंगे। तो प्रश्नावली 2A की पहले सवाल कर रही है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। मतलब कोई बहुपद है जो कि f(x) है, उसके लिए y = f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। मतलब ये y = f(x) के रूप में ये ग्राफ दिए गए हैं सभी। फिर बोल रहा है प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक ग्राफ में बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर पहले शून्यक क्या होता है। तो मान लीजिए एक बहुपद है x + 3, एक बहुपद है। ठीक, अब इसका शून्यक निकालना है, तो इसके बराबर हम क्या रख दें, 0 रख दें। फिर उसके बाद x को इधर ही रहने दें और +3 है तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो x = -3 इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है।
और एक कैसा बहुपद है, तो यहाँ पर रैखिक बहुपद है, तो इसके कितने शून्यंक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो बहुपद के शून्यंकों की संख्या हम ज्यामितीय रूप से कैसे निकालेंगे, तो जो वक्र हो या फिर जो रेखा हो वो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी और उस बहुपद के शून्यंकों की संख्या उतनी ही होगी। मतलब जो भी लाइन या फिर वक्र है वो एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेदित करेगा, ठीक, उतने ही उसके शून्यंकों की संख्या होंगी। तो आइए देखते हैं पहली सवाल। तो पहले सवाल में कुछ इस तरह का बना है, ये क्या होता है ऋणात्मक एक्स अक्ष और ये क्या होता है इधर से धनात्मक एक्स अक्ष। मतलब इधर आएंगे तो ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है और इधर क्या है धनात्मक एक्स अक्ष है। मतलब इस पर x की धनात्मक वैल्यू रहती है और इस पर x की ऋणात्मक वैल्यू रहती है। और इस पर y, ये धनात्मक y अक्ष है और ये ऋणात्मक y अक्ष है। मतलब इस पर y की धनात्मक वैल्यू रहती है और इस पर y की ऋणात्मक वैल्यू रहती है। ठीक, तो ये पूरा एक प्रकार से क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। और जिसमें से एक रेखा खींची गई है, तो ये रेखा x को कितनी बार काट रही है, तो एक बार प्रतिच्छेदित कर रही है। तो अतः यहाँ पर शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यंकों की संख्या, यहाँ पर शून्यंकों की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पर शून्यंकों की संख्या 1 है क्योंकि यह रेखा x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेदित कर रही है, अर्थात यहाँ पर शून्यंकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यहाँ पर x अक्ष को एक वक्र प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में जो ये x अक्ष है उसे कोई भी वक्र या फिर कोई भी रेखा प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है। तो अतः यहाँ पर शून्यंकों की संख्या क्या रहेगी, 0 रहेगी, एक भी शून्यंक नहीं पाए जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर शून्यंकों की संख्या, तो यहाँ पर शून्यंकों की संख्या क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई वक्र या रेखा x अक्ष को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर शून्यंकों की संख्या 0 है। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो ये वक्र x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में तीसरे में शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। फिर इसके बाद चौथे क्वेश्चन में देखेंगे तो ये वक्र x अक्ष को एक बार यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है और एक बार यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। मतलब x को ये 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर शून्यंकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन का थोड़ा से वक्र छूट गया है, तो देख लेते हैं इसको इस तरह से, फिर इसके बाद इस तरह है। ठीक, तो यहाँ पर ए वक्र क्वेश्चन नंबर 5 में वक्र x को एक बार यहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है, एक बार यहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है और एक बार यहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो अतः इसमें x अक्ष को वक्र 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ से शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, फिर इसी तरह अगला क्वेश्चन है 6वां में, तो यहाँ पर शून्यंकों की संख्या एक बार यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है और एक बार यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर भी शून्यंकों की संख्या कितनी रहेगी, 2 रहेगी। ए रेखा x को एक बार यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, फिर दूसरी रेखा यहाँ x को 2 बार प्रतिच्छेद किया जा रहा है रेखाओं द्वारा, तो इसीलिए शून्यंकों की संख्या कितनी रहेगी, 2 रहेगी। फिर उसके बाद इस वाले में देखेंगे तो एक बार x को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, तो एक पूरा मिलाकर 4 बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो अर्थात यहाँ पर शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। शून्यंकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 4। फिर अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन में एक वक्र या दीर्घवृत्त x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, अर्थात यहाँ पर शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यंकों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है। फिर उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन 9th भी कह रहा है, प्रतिच्छेद कर रही है ये वक्र एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, अतः ये वक्र x अक्ष को कुल मिला के 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यंकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो प्रश्नावली 2 कंप्लीट हुआ।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।